वेलकम टू लर्निंग चैनल। आज एनटीपीसी मैथ का सेट 11 है और इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें साइन थीटा का मान 2/3 दिया गया है। यानी साइन थीटा का अगर मान 2/3 दिया गया है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें अगर हम इस एंगल को थीटा मानेंगे तो थीटा जिसके साथ लगा रहता है वो बेस हो जाता है। थीटा जिसके साथ लगा रहता है वो बेस आधार हो जाता है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है और 90 डिग्री जो होता है उसके सामने वाला जो क्या होता है वो हाइपोटेनियस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें साइन थीटा 2/3 दिया गया, इसका मतलब P/H 2/3। तो P के बदले में 2 और H के बदले में 3 आ जाएगा। P के बदले में 2, H के बदले में 3। तो यहाँ से हम लोग बेस निकाल सकते हैं। बेस बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इन 3 3 9 में से 2 दूना 4 जाएगा तो यानी √5 बेस आ जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान पूछ रहे हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B। तो H कितना दिया गया यहाँ पे √5 और बेस कितना दिया गया, सॉरी H दिया गया 3। यहाँ से हाइपोटेनियस जो है वो 3 दिया गया है, ये H 3 दिया गया है और बेस कितना आ गया था √5 आ गया था। तो 3/5 अगर हम इसका परमीकरण करेंगे 3/5 अगर किसी ऑप्शन में रहता तब तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे परमीकरण कर देंगे। तो √5/5 से तो यानी ऊपर 3√5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा √5 × 5 यानी 5 आ जाएगा। यानी 3√5/5 एक ही ऑप्शन सी में दिया गया है। तो एक ही जब ऑप्शन मिला है तो हम बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। कॉट थीटा निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सेक थीटा एक ही ऑप्शन से मिल जा रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 5 8 9 7 8 9 इसका माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले माध्यिका कैसे निकालते हैं हम लोग। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको बढ़ते क्रम में सजा के, सभी संख्या को बढ़ते क्रम में सजाकर, अब बीच वाला जो संख्या होगा सजाकर बीच वाला संख्या जो संख्या होगा वही माध्यिका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं इसको। सबसे छोटा 5 है, उसके बाद 7 हो जाएगा, 7 लिख देंगे। उसके बाद 3 बार 8 का प्रयोग किया गया तो 3 बार 8 लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 बार 9 का प्रयोग किया गया तो 4 बार 9 लिख देंगे। अब जो बीच में संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो 4 संख्या हम इधर से हटा देते हैं और 4 संख्या इधर ले लेते हैं तो बीच में क्या आ गया 8, यानी जो माध्यिका होगा वो कौन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 माध्यिका 2 ऑप्शन में दिया गया 8 8। ठीक है, बहुलक क्या होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो हम 9 का प्रयोग 4 बार किए, यानी सबसे ज़्यादा 9 का प्रयोग है, जो बहुलक होगा वो 9 हो जाएगा। तो अभी भी दोनों ऑप्शन में 8 9 8 9 दिया गया है, यानी 8 माध्यिका 9 बहुलक 2 ऑप्शन में दिया गया है। अब हमें माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य निकालेंगे तभी पता चलेगा इसका सही आंसर कौन होगा। तो माध्य क्या होता है, माध्य जो है वो औसत को बोला जाता है और औसत बराबर क्या होता है टोटल योग बटा टोटल संख्या। अगर सबको जोड़ते हैं तो 9 चौका 36 ये हो जाएगा और आतरी का 24, तो 36 और 24 60 और 7 5 12, तो 60 12 72 टोटल योग हो गया। और कितना संख्या है 9 संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या। अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो माध्य आ जाएगा, यानी 8 बार में कट जाएगा, यानी जो माध्य आया वो 8 आ गया। तो इसमें माध्य 9 दिया गया तो ये ऑप्शन खत्म, यानी और की ऑप्शन सी बच गया। अब नेक्स्ट आते हैं। एक कर्मचारियों में 3 श्रेणी 1 2 3 के अनुपात में वेतन मिलता है, यानी 3 श्रेणी को पहला श्रेणी को 1 रुपया मिलता है तो दूसरा श्रेणी को 2 रुपया और तीसरा श्रेणी को 3 रुपया मिलता है। यदि उनमें 5%, 10% और 15% वेतन वृद्धि करेंगे, अगर 5% का वृद्धि करेंगे तो ये 105% हो जाएगा और परसेंट, इसमें अगर हम 10% की वृद्धि करेंगे तो ये 110% हो जाएगा और अगर हम इसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो ये 115% हो जाएगा। अब इस तीनों का अनुपात पूछ रहे हैं, तो इस तीनों का अनुपात पूछ रहा है बढ़े हुए हैं। तो 5 से कितना बार में कट जाएगा 21 बार में, और 5 से ये कितना बार में कट जाएगा 22 बार में, 5 से कितना बार में कट जाएगा 23 बार में। तो जो इसका अनुपात आएगा 21 अनुपात 22 दूना 44 अनुपात 23 दिया 69, यानी 21 44 और
69 का अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कार बी की गति कार ए की गति से आधी है, यानी जो भी बी का गति होगा वो ए का आधा हो जाएगा। यदि कार ए 1.1/2 यानी कार ए जो है टाइम कितना ले रहा है, 1.5 घंटा ले रहा है। 1.5 घंटा में 120 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना जाता है, 120 किलोमीटर जाता है। तो इसका चाल निकाल ले, ए का चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो डिस्टेंस कितना दिया गया 120 और समय दिया गया 1.5 आवर। अगर हम इसको 15 × 120 यानी 80 किलोमीटर पर आवर ए का चाल आ गया। 80 किलोमीटर पर आवर ए का चाल आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है इसमें, बी का चाल पूछ रहा है ना। तो बी का जो गति था वो ए का आधा था, तो इसका मतलब जो बी का गति होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बिंदु 4 और -2 किस चतुर्थांश में आते हैं। यदि चतुर्थांश का बात करें तो अगर मान चलिए पहले ये एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स पॉजिटिव हो गया और ये एक्स नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट यानी ये जो एक्सिस होता है वो फर्स्ट एक्सिस होता है, फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड एक्सिस होता है और ये थर्ड एक्सिस थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ एक्सिस। ठीक है, अगर कहीं पे हमें लिखा रहता है 4 और 2 तो ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस यानी पहला वाला जो संख्या रहता है वो एक्स एक्सिस का रहता है और दूसरा वाला जो संख्या रहता है वो वाई एक्सिस का रहता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बात करें, प्रथम चतुर्थांश का, तो इसमें एक्स क्या है, पॉजिटिव है, यानी एक्स का साइन पॉजिटिव होगा और वाई का साइन क्या हो जाएगा, वाई का साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। अगर सेकेंड चतुर्थांश का बात करें तो ये एक्स निगेटिव यानी एक्स निगेटिव और वाई क्या हो जाएगा, यह पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड चतुर्थांश में क्या है, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अगर थर्ड चतुर्थांश का बात करें तो इसमें एक्स क्या है, निगेटिव, थर्ड चतुर्थांश में एक्स निगेटिव और वाई क्या है, वाई भी निगेटिव है। थर्ड चतुर्थांश में एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव हो गया। अगर फोर्थ चतुर्थांश का बात करें, इसमें एक्स क्या है, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव है। तो ये 4 - 2 दिया गया है, तो ये इसमें एक्स पॉजिटिव दिया गया है और वाई क्या दिया गया है, निगेटिव दिया गया है। तो पॉजिटिव निगेटिव किस चतुर्थांश में आता है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, x + 2y = 27 दिया गया, यानी x + 2y बराबर कितने दिया गया, 27 दिया गया है और x - 2y बराबर कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। ठीक है, तो y का मान ज्ञात करना है। अगर हमें y का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, x को कैंसिल कर देते हैं। अगर x को कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब दोनों को घटाना पड़ेगा, यानी यहाँ घटाएंगे तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी ये x पॉजिटिव था तो निगेटिव, यहाँ निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ निगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब x कैंसिल हो जाएगा, 2y + 2y 4y बराबर 27 + 1 28, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 7 हो जाएगा। या फिर y का मान निकाल के भी x का मान निकाल के भी y निकाल सकते थे, लेकिन अगर हमें y पूछ रहे हैं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, y निकालेंगे, x को कैंसिल कर देंगे। अब आते नेक्स्ट, एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो 125 मीटर लंबाई है और 75 मीटर चौड़ाई। ठीक है, मैदान के बीच के लंबाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी बनाई गई, तो पैदल पट्टी के बिना क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये एक आयताकार मैदान हो गया जिसका इसका जो लंबाई दिया गया है वो 125 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है। तो इस मैदान का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो 125 × 75 हो जाएगा, ये मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बोला मैदान के बीच में लंबाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी पट्टी बनाई गई है, यानी लंबाई के समानांतर मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पट्टी बनाई गई है, यानी ये 3 मीटर चौड़ी रेड कलर का जो है वो एक पट्टी बनाई गई है। तो अगर हम इस पट्टी की लंबाई की बात करें तो इस पट्टी का जो लंबाई होगा वो भी 125 सेंटीमीटर का हो जाएगा और चौड़ाई कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पट्टी का क्षेत्रफल होगा
पट्टी का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा 125 गुने 3, ये पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है इसमें, पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल, यानी बाकी मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बाकी का जो क्षेत्रफल होगा, बाकी का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से अगर हम इस पट्टी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो बाकी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना था 125 गुना 75, और इसका क्षेत्रफल कितना था, पट्टी का क्षेत्रफल 125 गुना 3, ये माइनस करना पड़ेगा। 125 गुना 3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 125 गुना 75 यानी मैदान के क्षेत्रफल में से 125 गुना 3 यानी पट्टी का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। अगर इस दोनों में से हम 125 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 75 और यहाँ बचेगा 3, यानी 75 में से 3 गया 72। ठीक है, अब हम इकाई स्थान को चेक करें। अगर आप इस सवाल को या तो गुना भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि हम इसको यूनिट मतलब जो कैलकुलेशन का मेथड होता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम इकाई स्थान चेक करें तो 5 दूना 10, यानी इकाई स्थान पे 0 आएगा, तो यानी आपका डी नंबर और ए नंबर ऑप्शन ख़त्म, क्योंकि इकाई स्थान पे तो 0 आ रहे हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं कि ये 72 में क्या चीज़ है, 9 का मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है, 9 8 72। तो अगर जो भी ऑप्शन आएगा 9 का डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो 7 5 12, 12 9 21, यानी 21 9 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 9 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है, बी, यानी इसको गुना करेंगे तो भी 9000 ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं, आपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े को 2 टुकड़ों क्रमशः 350 और 270 रुपये में खरीदते हैं। भुगतान काउंटर पर 1000 रुपये दिए तो आपको कितने वापस मिलेगा, यानी 350 यहाँ पे खरीदे और 270 रुपये यहाँ लगा, यानी 330 रुपये यहाँ लगा, 330 रुपये। एक्चुअली सवाल का जो तात्पर्य है वो कह रहा है कि 330 रुपये प्रति मीटर की दर से 1.2 मीटर कपड़ा खरीदा गया और 270 रुपये प्रति मीटर की दर से 1.3 मीटर कपड़ा खरीदा गया। तो अगर 330 रुपये मीटर की दर से अगर 1.2 मीटर कपड़ा खरीदा गया, अगर 330 रुपये प्रति मीटर की दर से 1.2 मीटर कपड़ा खरीदा गया तो टोटल कितना रुपया लग जाएगा, 330 गुने 1.2। फिर अगर 270 रुपये की प्रति मीटर की दर से अगर 1.3 मीटर कपड़ा खरीदा गया तो टोटल कितना रुपया लग जाएगा, 270 गुने 1.3। तो अभी टोटल कितना रुपया लगा, अगर 13 26, 13 26 और 3 29, सॉरी 12 36 हो जाएगा ना, 12 36 और 12 से 39, यानी 396 रुपये यहाँ लगा, प्लस 13 7 91 9 और 13 26 और 9 35, 351 रुपये यहाँ, यानी टोटल मिला के 757 रुपया टोटल लगा। टोटल मिला कर अगर 757 रुपया लगा तो 1000 रुपया दिए थे तो हमको कितना मिलेगा, यानी 1000 में हम घटा देंगे 757 तो कितना आ जाएगा 253, नहीं 747 रुपया लगा था, 747 इस दोनों को जोड़ेंगे तो 747 रुपया लगा था। तो अगर हम 1000 में से घटा देंगे तो टोटल कितना रुपया लगा, टोटल कितना रुपया वापस मिलेगा, 253 रुपया वापस मिलेगा। ठीक है, अब देखते जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है उन, ये एक्चुअली किसी ग्राफ का क्वेश्चन होगा और जो ग्राफ मिसिंग है तो ये सवाल को छोड़ देना है। नेक्स्ट आते हैं, x की पावर 5 भागा x की पावर 4, यानी x पावर 5 भागा x पावर 4 के पावर 3 और भागा x। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है a टू द पावर m बाय a टू द पावर n क्या होता है, a का पावर m माइनस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पावर 5 अब भागा x पावर 4, तो 5 में से 4 गया तो x के पावर 1 ही बचेगा, यानी और उसके पावर 3 था तो x क्यूब बच जाएगा यहाँ भागा x, यानी x क्यूब में से अगर हम एक x घटा देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, अगर x क्यूब को x से भाग देंगे तो x स्क्वायर, यानी वैसे भी देख लेंगे 3 में से 1 गया तो x पावर 2 बच जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, उसकी लाभ राशि कितनी है। देखिए एक इस तरीके से बना सकते हैं, अगर 12.5% लाभ पे बेच रहे हैं तो यानी 112.5 पे बेच रहे हैं और 112.5 का वैल्यू जो है वो 4500 दिया गया है, तो एक का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 4500 बटा 112.5, 112.5
अब जब एक का वैल्यू 112.5, अगर करायमूल पूछता, करायमूल, तब हम 100 का वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पे लाभ राशि पूछ रहा है ना, तो लाभ तो 12.5% हुआ था, तो 12.5% का वैल्यू निकाल लेंगे। 12.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4500 बटा 112.5 गुने 12.5, 12.5। तो ये 12.5 से कितना बार में कटेगा, 12 9 108, 9 बार में कट जाएगा। फिर 9 से ये 500 बार में कट जाएगा, नहीं तो जो लाभ होगा वो 500 रुपये का हो जाएगा। एक इस तरह से शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अगर इसका प्रोसेस से बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, जैसे प्रोसेस से बनाना है तो 4500 रुपये में हम बेचते हैं तो 12.5% का लाभ होता है, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 4500 गुने 100 बट्टा 12.5, 100 में ऐड कर देंगे, क्योंकि जब विक्रय मूल्य दिया जाता है क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा लिखते हैं। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 9 से अगर हम काटेंगे तो ये 9 से कितना बार में कटेगा, 125 बार में, तभी काट चुके थे। और ये 9 से 500 बार में, फिर 5 से ये 100 बार में, 5 से ये 25 बार में, 25 से ये, यानी 25 चौके 100, यानी किराया मूल्य जाएगा वो 4000 रुपये आएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जा रहा है, तो उससे हम लोग सिंपली बना सकते थे। अगर किराया मूल्य 4000 रुपये है तो इस पर 12.5% का लाभ निकालना है, तो इसका 12.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 12 चौके 48 2 50, यानी 500 रुपये इसका लाभ आ जाएगा। तो इससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, उससे ईजीली भी निकल गया था। ये सवाल हो चुका है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूँ क्रमशः 50 रुपये और 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। उन्हें बेचते समय चीनी को 10% लाभ पे और गेहूँ को 20% लाभ कमाया, तो कुल बिक्री मूल्य कितना था। सबसे पहले आते हैं, यानी ये 50 रुपये की दर से खरीदा, अगर 10% लाभ पे बेचा तो यानी 110 रुपये में बेचा, यानी 55 रुपये में बेचा 1 केजी गेहूँ को, और टोटल कितना केजी खरीदा था, 15 केजी चीनी का बात कर रहे हैं, तो 15 केजी चीनी खरीदा था। इसका मतलब टोटल 55 गुने 15 रुपये में बेचा होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, और गेहूँ को 75 रुपये में खरीदा, गेहूँ को 75 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ कमाया, तो इसका मतलब 120% पे बेचा, यानी 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 4 से 30 बार में, यानी 90 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा। और कितना केजी खरीदा था, 20 केजी, तो 20 केजी बेचा होगा। ठीक है, तो कुल बिक्री मूल्य पूछ रहे हैं, यानी इस दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल बिक्री मूल्य आ जाएगा। अब एक तरीका ये होगा कि आप इसको गुना भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये होगा कि यहाँ एक स्थान पे 5 आ रहा है और यहाँ एक स्थान पे 0 है। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो इकाई स्थान पे तो 5 आना है, तो इसका मतलब 0 वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, AC। अगर इकाई स्थान पे 5 होगा तो 2 ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक, तो अगर 2 ऑप्शन, अब देखिए तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो अब हम चेक कर लेंगे कि 3 का मल्टीपल कौन है। तो 3 का मल्टीपल आपके पास 2 मिल जाएगा, ये दोनों 3 का मल्टीपल है। तो अब आते हैं डिजिटल सम का यूज करते हैं। डिजिटल सम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको डिजिटल सम से फास्ट कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालेंगे। जैसे 5 5 10, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 गुने 5 1 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ 9 को हम क्या बताते थे, 0, 9 को क्या यूज करना है, 0, तो 0 को अगर हम इससे गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, 0। लेकिन इसका जो डिजिटल सम आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। अगर यहाँ डिजिटल सम देखें तो 7 5 12, 5 17 1 18, यानी 8 1 9, यानी यहाँ पे डिजिटल सम 0 हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका अगर डिजिटल सम निकालें तो 6 2 8 2 10, 5 15, यानी 5 1 6, यानी इसका भी डिजिटल सम जो है वो 6 आ रहा है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसका कैलकुलेशन भी करेंगे तो ये 2625 ही आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा छोटा छोटा चीज़ से डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट प्लेस, ये सब छोटा छोटा चीज़ में अगर हम यूज करेंगे तो आगे कितना भी बड़ा कैलकुलेशन रहेगा तो हम उसमें ईजी वे में उसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, एक टैंक को भरने में 30 मिनट लगता है और रिसाव जो टैंक को 90 मिनट में खाली करता है, यानी भरने वाला उसको 30 मिनट में भरता है और खाली करने वाला उसको
90 मिनट में खाली करता है। तो अगर दोनों एक साथ चालू किया जाए, ये सवाल थोड़ा सा छूटा हुआ है। अब बोला जाए अगर दोनों एक साथ चालू किया जाए तो कितना देर में भरेगा, यानी जब दोनों एक साथ चालू होगा, प्लस और माइनस दोनों एक साथ, तब कितना देर में भरेगा, a गुना बी बट्टा a माइनस बी। तो यानी 30 गुना 90 बट्टा 30 में से 90 आ गया तो 60, यानी 30 से 2 बार में, 2 से 45 बार में, यानी 45 मिनट में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं, यदि x बराबर 4 है तो x क्यूब, यानी x क्यूब करेंगे तो 64, यानी क्या निकालना है, x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी 64 इंटू एक्स क्यूब करेंगे तो 64 माइनस 16 माइनस 4, ठीक है। यानी मेरे पास कितना आ जाएगा, 64 गुने 16 4 20 और 64 44। तो अब हम क्या करते हैं, इसको गुना करने से अच्छा है हम लोग इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस देख लेते हैं। यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 64 गुने 44 था। तो यूनिट प्लेस अगर देखें तो यूनिट प्लेस पे 4 चौका 16, यानी 6 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। अगर 6 यूनिट प्लेस पे आया तो ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं डिजिटल सम का यूज करते हैं। डिजिटल सम अगर हम लगाएं तो यहाँ पे 6 4 10, यानी 1 आ गया, गुना यहाँ पे 4 4 8, तो यानी इसका जो डिजिटल सम है वो 8 आ गया। अब देख लेते हैं इस दोनों में से किसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। तो इसका सी नंबर अगर लेते हैं, 5 2 7 1 8 6 14, यानी इसका जो डिजिटल सम है वो 5 आ जा रहा है। और इसका डिजिटल सम देखें तो 8 1 9 और 6 2 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 आ जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या तो दो ऑप्शन है, या तो गुना कीजिए, या तो डिजिटल सम, या यूनिट प्लेस, या डिविजिबिलिटी रूल, ये तीनों में लगा के ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं, एक तौलिया को 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि मूल में 25 रुपये बढ़ा देते तो लाभ 32% का होता है। तो लाभ अगर मूल में 25 रुपये बढ़ा रहे हैं तो लाभ में कितना का वृद्धि हो रहा है, 20%, 12 से 32 हो जा रहा है, यानी 20% का वृद्धि हो रहा है। और ये 20% का वृद्धि का कीमत कितना दिया गया, 25 रुपये दिया गया है। तो 20 का वैल्यू जब 25 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/20। तो 100% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 25/20 गुने 100, यानी 20 से 5 बार में 25 पंचे 125 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ये ग्राफ आ गया। ग्राफ में क्या बोला है कि फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात, यानी जिससे हम लोग तुलना करते हैं उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो यहाँ बोला फुटबॉल की तुलना में, तो फुटबॉल को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो फुटबॉल कितना है, 28, फुटबॉल की तुलना में किसका, कबड्डी का। तो कबड्डी कितना है, 22, यानी 22/28, यानी 2 से 11 बार में, और ये 14 बार में, 11/14। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण क्या होगा। देखिए क्रिकेट में कितने, 17%, यानी 17/100, ये परसेंट में दिया गया है। अगर हमें इस कोण में निकालना है तो ये पूरा 360 होता है, यानी 17 है 100 में, तो 360 में निकालने के लिए 360 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो अब यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग चाहे तो डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। 6 3 9, यानी ये 0 हो गया, और 7 1 8, यानी 8 को 0 से गुना करेंगे तो डिजिटल सम मेरा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ भी देखें तो 6 2 8 1 9, यहाँ भी डिजिटल सम 0 हो रहा है, 7 2 9, यहाँ भी डिजिटल सम 0 हो रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गुना करना पड़ जाएगा। यहाँ पे डिजिटल सम क्योंकि दो ऑप्शन मैच कर जाता है, इसीलिए यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। यानी 17 6 के 102, 10 17 3 51 10 61, यानी 61.2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी पसंद करने वालों और फुटबॉल पसंद करने वालों के बीच क्या अंतर है। टोटल 700 हैं, और हॉकी और फुटबॉल में कितना का अंतर है, परसेंटेज में 5 का अंतर है, 5% का अंतर है। तो 700 का 5% कितना होता है, 35, यानी 35 का अंतर हो जाएगा। इन पहले क्या करना, पहले परसेंटेज में ही अंतर निकाल लेना है, और परसेंटेज में जितना अंतर आएगा डायरेक्ट टोटल का उतना परसेंट निकालेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी हॉकी और फुटबॉल में जो अंतर होगा वो 35 छात्र का हो जाएगा।
अब नेक्स्ट आते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक खंभे को पार करने में कितना समय लग रहा है। यानी कोई भी रेलगाड़ी अगर खंभों को पार करती है तो केवल अपना लंबाई को पार करती है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और स्पीड कितना दिया गया, 54। ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड बदल देंगे। यानी 18 से 3 बार में 54 और 5 या 15 से ये 10 बार में, यानी कितना लग जाएगा, 10 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी, तो यानी जॉन का जो वर्तमान आयु होगा, वर्तमान में जॉन कितना साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। शंकर की आयु 15 साल थी, तो वर्तमान में शंकर की आयु कितना हो जाएगा, 15 दिन 18 साल हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद ये 20 साल का होगा और ये 23 साल का होगा, तो इसका मतलब इसका टोटल आयु 43 साल हो जाएगा। और औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 21.5, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1 + tan 2 थीटा tan स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर होगा। तो हम लोग को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर हम ये tan स्क्वायर थीटा को LHS में ले जाएंगे तो RHS में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के। यानी थीटा के वाले में 2 थीटा रहे, 3 थीटा रहे, 4 थीटा रहे, 40 डिग्री रहे, 50 डिग्री रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो थीटा का मान यहाँ दिया गया है, वही थीटा का मान यहाँ भी रहना चाहिए। तो यहाँ थीटा के बदले में 2 थीटा दिया गया, यहाँ भी थीटा के बदले में 2 थीटा दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो नीचे दिए गए सेट का माध्य क्या होगा, माध्य मतलब औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबको जोड़ेंगे, तो 8 5 13 3 16 2 18 18 9 27 1 28 5 33 4 37 7 44 2 46 अब 5 51, यानी टोटल कितना आ गया, 51 आ गया टोटल योग। और टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल संख्या 12 है। तो यानी 51 बट्टा उसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 17 बार में, और 3 से काटेंगे तो 4 में 17/4, यानी 4 चौका 16 4 दूना 8 4 5 20, यानी 4.25 उसका माध्य आ जाएगा। नेक्स्ट 252 294 और 300 यहाँ पे हाजिर दिया गया। 8 का जो HCF है, वो कितना दिया गया है, 42 दिया गया है। अगर 42 दिया गया तो इसका मतलब ये जो 378 है वो 42 से कटना चाहिए। अगर 378 42 से कटेगा तो ये 42 का क्या क्या फैक्टर होता है, 7 6, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। यानी अगर ये जो 378 42 से कटेगा तो इसका मतलब ये 7 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। अगर हम 3 का डिविजिबिलिटी से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस हज के स्थान पे क्या क्या आ सकता है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल से, यानी 8 1 9 यानी 1 भी हो सकता है, और 8 4 12 यानी 4 भी हो सकता है, और 8 7 15 यानी 7 भी हो सकता है। यानी 3 ऑप्शन पॉसिबल है, यानी या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा। अगर 3 का डिविजिबिलिटी चेक करें तो 3 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि 3 का जो नियम होता है अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। अगर 1 रहेगा तो 8 1 9 कट जाएगा, ये 3 तो ऑलरेडी कट चुका है, तो ये कट जाएगा। 8 4 12 ये भी कट जाएगा, और 8 7 15 ये भी कट जाएगा। अब आते हैं, अगर मान चलिए एक तो ऑप्शन में है नहीं तो हम एक को हटा देते हैं, एक तो ऑप्शन में है नहीं। अब 4 या 7, अगर हम 4 रखेंगे तो 348 होगा, तो क्या 348 7 से कट रहा है, यानी 7 चौका 28, नहीं 7 से ये नहीं कट पा रहा है, तो इसका मतलब ये 4 नहीं होगा, इसके स्थान पर क्या होगा, 378 होगा। अगर 378 होगा तो ये 7 से भी कट जाएगा, तो यहाँ जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि अगर HCF 42 दिया गया तो इसका मतलब जो संख्या होगा वो 42 से कटेगा, और 42 से कटने का क्या मतलब है कि 7 से भी कटे, और 2 से भी कटे, और 3 से भी कटे।
अब नेक्स्ट आते हैं, एक व्यापारी उसके सामान के क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और प्रतिशत सूद। जैसे अगर क्रय मूल्य CP अगर 100 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 125। अब इस अंकित मूल्य पर अगर हम छूट देंगे 8% का, तो इसका मतलब हम लोग कितना परसेंट बेचेंगे, 92% पे बेचेंगे। तो 25 पंच 125 और 25 चौका 100 और 4 से कितना बार कटेगा, 23 बार में। तो 23 पंचे कितना होता है, 115, यानी जो विक्रय मूल्य आएगा 115 आ जाएगा। जब हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 115 रुपये में बेच रहे हैं तो इसका मतलब 15% प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, इस इक्वेशन में सी का गुणांक पूछ रहा है। अगर कोई इक्वेशन दिया जाए x² + 4x + 5, ये 2x² + 4x + 5 को इक्वेशन दिया जाए, अगर इसमें पूछे x² का गुणांक क्या होगा, तो x² के साथ क्या लगा है 2, तो यानी इसका जो गुणांक होगा वो 2 हो जाएगा। अगर कोई पूछे x का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ क्या लगा है 4, तो यानी x का जो गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि केवल c का गुणांक पूछा है ना, तो हम केवल क्या करें, c को ही कॉन्सेंट्रेट करें, बाकी को एलिमिनेट कर देते। अगर c चेक करें तो यहाँ पे c है और एक c कहाँ है, ये -3c हो जाएगा, और एक c कहाँ है, ये -2/5c ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम केवल c लिए, क्योंकि हमें c का गुणांक लेना था तो हम केवल c लिए, a b को इग्नोर कर दिए। अब आते हैं, तो यहाँ पे -2c -2/5c, तो ये कितना हो जाएगा, 5 10 तो यानी -12/5c, यानी c के साथ क्या आ गया, -12/5, यानी c का जो गुणांक होगा वो -12/5 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दो अनुपूरक कोण x + 38 और 3x - 58। अगर अनुपूरक कोण दिया गया तो अनुपूरक जो कोण होता है वो दोनों कोणों का अनुपूरक या संपूरक बोलें। संपूरक कोण में क्या होगा कि दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। अनुपूरक या संपूरक में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब x + 38 और प्लस 3x - 58, इस दोनों का जो योग होगा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 4x और ये -20 उधर जाएगा तो +20 यानी 200। तो x बराबर कितना जाएगा, 50, यानी जो x का वैल्यू आया वो 50 आ गया। अब क्या चीज़ बोल रहे हैं, दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात करें। अब x बराबर जब 50 आ गया तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 50 + 30 38 50 + 38 88, यानी ये कोण 88 डिग्री का होगा, और ये 50 × 150 में से 58 गया तो 92, यानी ये कोण 92 डिग्री का होगा। तो दोनों में से बड़ा कोण कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो आंसर होगा वो 92 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 528 दिया गया है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ये सवाल कुछ खास है नहीं, जैसे इसमें दो लगातार संख्या का गुणनफल अगर 528 है तो हम एक संख्या को अगर हम 20 लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम एक संख्या को 20 लेंगे तो इकाई स्थान पे गुना करने पे 0 आएगा। तो हम 20 अगर हम नहीं ले सकते हैं तो 18 भी नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि लगातार संख्या है। अगर हम ऑप्शन से 22 और 24 लेते हैं तो इकाई स्थान पे क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये 528 आ जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस सब टाइप के सवाल जब भी आए तब कुछ नहीं करना, ऑप्शन से ही बनाना है इसको। 22 और 24 को गुना करने में 528 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एक त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है 2:4:3 है, यानी जो कोण का अनुपात है वो 2:4:3 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अनुपात में कितना है, 4 2 6 3 9, अनुपात में योग 9, और वास्तव में कितना होता है 180 डिग्री, यानी 9 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 का वैल्यू 20, तो ये 2 का वैल्यू 40, और ये 4 का वैल्यू 80, और ये 3 का वैल्यू 20 × 60 हो जाएगा। यानी तीनों कोणों का माप आ गया 40 80 60। तो ये तीनों कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण में तीनों जो कोण होता है वो 180 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण में। और समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण
60 डिग्री का हो जाएगा। तो जो इसका इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है तो इसका मतलब यह न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।